अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन ये आज़ादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए भारतवर्ष को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन दुनिया के सबसे बड़े और खूनी विभाजनों में से एक रहा। इस बंटवारे के कारण 20 लाख लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पर 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, संपत्ति, खेत, ज़मीन, देश और प्रियजनों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। जिस देश में हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, वही देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंट गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों एक देश जो सदियों से साथ रहता आया था अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया? इस भयानक विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या इसे टाला जा सकता था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कैसे? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के जहन में गूंजते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने लोगों को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। इस बंटवारे का दर्द आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। पहले जान लीजिए कि आखिरकार भारत के बंटवारे के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। ये दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था, क्योंकि 1945 को इसी दिन जापान ने अलाइड देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय अलाइड देशों के कमांडर थे। भारत में आज़ादी के साथ ही देश के बंटवारे की भी मांग उठ रही थी। इस बंटवारे की मांग मुस्लिम लीग की ओर से की जा रही थी। असल में लीग के मोहम्मद अली जिन्ना भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वचन दिया था कि वो उन्हें पहला प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान नाम के अलग मुल्क की मांग की। देश में हिंदू मुसलमान को लेकर दंगे शुरू हो गए। इस बंटवारे की नींव असल में अंग्रेज़ों ने रखी थी। भारत में हमेशा से ही हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में फूट करो और राज करो की गंदी राजनीति शुरू कर दी। साल 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जिन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। इस विभाजन के साथ ही बंगाल में दंगे शुरू हो गए। इस विभाजन को बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने कई मुस्लिम नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की ज़रूरत है। और इसी आधार पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। भारत को विभाजन की ओर ले जाने वाला एक और महत्वपूर्ण कदम था 1909 के मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की गई। अंग्रेज़ों की इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में धार्मिक मतभेद पैदा किया। अब भारत के लोग धर्म और जाति के आधार पर अपना नेता चुनने लगे। इसके साथ ही देश में कुछ हिस्सों में भाषा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। इस तरह से और भी कई घटनाएं हुई, जिनके बाद मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग करना शुरू कर दी। पहली बार साल 1930 में प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग की सभा में इस बात का जिक्र किया था कि भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक अलग मुस्लिम राज्य होना चाहिए। साल 1937 के चुनाव में एक नया मोड़ देखने को मिला। इस समय कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकारें बनाई और शानदार जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम आरक्षित सीटों पर उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यहाँ से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राहें अलग हो गई। हालांकि दोनों ही पार्टियां भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास और अलगाव की भावना बढ़ने लगी। इसके बाद साल 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में ये ऐलान किया कि मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसी घोषणा को पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में पहचान मिली। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रवक्ता और सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। एक और भारत में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग लड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों से इस युद्ध में मदद मांगी। पहले तो भारतीयों ने वॉर में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जापान की आर्मी भारत की सीमाओं तक पहुंच गई तो भारत को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। बदले में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने की बात कही, लेकिन अंग्रेज़ अपनी बात से मुकर गए। ये बात गांधी जी और भारतीयों को पसंद नहीं आई। अभी तक गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे उन सभी की नींव अहिंसा पर टिकी हुई थी, लेकिन अब गांधी जी समझ गए कि सिर्फ अहिंसा से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकेगी। साल
1942 में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि आज से आप सभी खुद को स्वतंत्र समझना, अब हम साम्राज्यवाद के जूते के नीचे दबकर नहीं रहेंगे। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल में उतार लें और हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज़ आनी चाहिए। वो मंत्र है डू और डाई, यानी कि करो या मरो। अब हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या अपनी जान दे देंगे। इस तरह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की हुंकार भरी। भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी। इससे खुंदस खाकर अंग्रेज़ों ने भारत के तमाम बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे के भीतर ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस पार्टी को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। अब भारत के आम लोग भी देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक 71 वर्ष की महिला मतंगिनी हाजरा 6000 लोगों की रैली को लीड कर रही थी। वो एक पुलिस स्टेशन की ओर कूच कर रही होती है कि तभी उनके ऊपर 3 गोलियां चला दी जाती हैं और वंदे मातरम कहते हुए वो अपने प्राण त्याग देती हैं। इतिहास में उनका नाम गांधीबुरी के नाम से दर्ज है। इस तरह न जाने कितने ही क्रांतिकारी वीरों और वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था। देश में कई जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कई सरकारी इमारतों पर से ब्रिटिशर्स झंडा हटाकर भारतीय तिरंगा फहरा दिया जाता है। मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद जैसी जगहों पर लोग हड़ताल करने लगते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज़्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। आखिरकार अंग्रेज़ों को भारतीयों की मांग के आगे झुकना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने ये ऐलान कर दिया था कि वो भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक नया मुल्क भी बनाएंगे। अब बारी थी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने की, लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये लाइन सीरट रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। उन्होंने सिर्फ 5 हफ्तों में ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी और ये रिपोर्ट 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन को दे दी गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक 17 अगस्त 1947 को आज़ादी के 2 दिन बाद किया गया। इतिहासकारों का कहना है कि अगर 15 अगस्त से पहले ये रेखा निर्धारित हो जाती तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि 15 अगस्त को लोगों को ये नहीं पता था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा भारत में। इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों को लेकर लगभग 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। सीमा के दोनों ओर खूनी संघर्ष चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोनों देशों के पानी, नदियाँ, नहरें, संपत्ति, ज़मीन जायदाद का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि साइकिल, टेबल, कुर्सियाँ, किताबें, टाइपराइटर और मशीनरी के सामान जैसी चीज़ों को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। भारत के हिस्से में अचल संपत्ति का 82% हिस्सा आया और चल संपत्ति को 80 से 20 के अनुपात में डिवाइड किया गया था। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कुछ मुसलमानों ने ये मांग रखी कि ताजमहल पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुगल शासक द्वारा बनाया गया था। लेकिन इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल नहीं मिला और ऐसे ही इस मांग को अनसुना कर दिया गया। वहीं भारत के कुछ हिंदू विद्वानों ने कहा था कि सिंधु नदी से ही हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और बंटवारे के समय ये नदी हिंदुस्तान में ही रहनी चाहिए। हिंदू पंडितों की इस बात पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और रेडक्लिफ लाइन खींचे जाने के बाद सिंधु नदी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। कहा जाता है कि भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की आज़ादी के जश्न में शामिल होना था, इसलिए पाकिस्तान की कराची में 14 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहीं भारत के संसद भवन में कार्यक्रम 15 अगस्त को आयोजित हुआ और दोनों ही कार्यक्रम में लॉर्ड माउंटबेटन उपस्थित रहे थे। 14 अगस्त 1947 की रात भारत की आज़ादी का पैगाम लेकर आई थी। एक और देश की आधी आबादी में आज़ादी का जश्न चल रहा था, तो वहीं पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में दंगे चल रहे थे। 14 अगस्त की रात को भारत के इतिहास की काली रात का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि यही वो दिन था जब अखंड भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। असल में उस समय महात्मा गांधी जी बंगाल में अनशन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इतनी हिंसा के बाद जो आज़ादी मिल रही है, इस आज़ादी की कल्पना मैंने नहीं की थी। ये तो
ताकि लालची लोगों द्वारा ली गई आज़ादी है, और जहां हमारे देश के दो भाई आपस में लड़ रहे हो और देश बढ़ रहा हो, वहां मैं किसी भी प्रकार का जश्न कैसे मना सकता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस देश के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय रुपयों पर अपनी मोहर लगाई और 1 साल तक भारतीय रुपयों का ही इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा। सन 1948 में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी रुपए की छपाई शुरू की। आज़ादी के वक्त भारत का जब बंटवारा हुआ था तो ये तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। 20 करोड़ रुपए भारत पहले ही पाकिस्तान को दे चुका था, और पाकिस्तान को जैसे ही पैसा मिला उसने भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर हमला कर दिया था। इसके विरोध में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य कई बड़े नेताओं ने तय किया कि वो बाकी के 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं देंगे। इस फैसले के विरोध में महात्मा गांधी 13 जनवरी 1948 के दिन अनशन पर बैठ गए। ये महात्मा गांधी जी के जीवन का अंतिम अनशन था। महात्मा गांधी जी के अनशन के आगे भारत के नेताओं को और सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ रुपए दे दिए गए। महात्मा गांधी जी के इस फैसले का भारत में कई लोगों ने विरोध किया। इसी बात से आक्रोशित होकर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान दोबारा कभी एक हो सकते हैं? क्या भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करके पूरे देश पर कब्जा कर सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।